जय हिंद दोस्तों। बायोलॉजी क्लास का परिवहन भाग 6। आज टॉपिक आप लोग का आज खत्म हो जाएगा। आज लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर में मिल जाएगा। और आज आप लोग को जो मैथ पढ़ाया गया था दोस्तों, तो थोड़ा सा सोल्यूशन कर लीजिएगा। एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन नंबर 5 में और एक नंबर 7 नंबर में। ठीक है, तो वीडियो को इस लास्ट में आप लोग को हम थोड़ा सा वो मैथ को थोड़ा सा हल्का डिस्कस कर लेंगे। प्लस माइनस का थोड़ा सा अंतर था, थोड़ा सा अपने से भी सुधार सकते हो। देखते हैं, बायोलॉजी का परिवहन चैप्टर है ना। इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, कल हमने हार्ट के बारे में बताया था और हार्ट के आगे चलेंगे क्या क्या है। चलिए, तो हार्ट कह रहा है कि हृदय की संरचना कैसी कैसी होती है। तो कल हमने आपको बताया था कि हृदय का आकार त्रिकोण होता है ना। इसका चौड़ा भाग आगे की ओर, सकरा भाग पीछे की ओर होता है। ठीक है, यह बाईं तरफ झुका होता है। हृदय पेरिटोनियम झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसे हृदयावरण कहते हैं। कल हमने इसके बारे में बताया था पेरिकार्डियम, है ना। पेरिकार्डियम के बारे में आपको बताया था कि आप लोग को हृदय के अंदर वाले भाग को, अंदर वाली परत को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। तो वही लिखा हुआ है कि हृदय का आकार त्रिकोणीय होती है। इसका चौड़ा भाग आगे की ओर, सकरा भाग पीछे पीछे की ओर और बाएं तरफ झुका होता है। यानी कि बाएं हाथ यही है, बाएं तरफ झुका होता है। हृदय पेरिटोनियम झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसे हृदयावरण कहते हैं। ये आप लोगों को मैट्रिक में लिखने के लिए दिया गया था। ठीक है, अब हृदय की क्रिया विधि यानी कि क्या क्या क्रिया विधि है इसका। देखिए, हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, फिर उस अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है ना। फिर उसके लिए फेफड़े में भेजता है तथा पुनः उस शुद्ध रक्त को फेफड़े से ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, जिससे संपूर्ण शरीर में, देखिए संपूर्ण दो बार लिखा गया है, शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। क्या होता है, रक्त का परिसंचरण। तो देखिए, अशुद्ध कह रहा है, फिर अशुद्ध है, यहाँ पर भी अशुद्ध है, और फिर जाके फेफड़े में भेजता है शुद्ध करने के लिए। तो कल हम आप लोग को बताए थे कि वेना कावा से स्टार्ट होता है तो आलिंद में जाता है, दाहिने आलिंद, दाएं निलय, पंप करता है तो फुफ्फुस धमनी, फिर वहां से शुद्ध होकर जाएगा शुद्ध में, तो ऑक्सीजन की मात्रा मिला दी जाती है तो शुद्ध हो जाती है, तो फुफ्फुस सिरा से आएगा। और आने के बाद बाएं आलिंद, बाएं निलय, पंप करेगा महाधमनी। तो वही आप लोग का यह हृदय की क्रिया विधि है। आप वो भी आंसर बना के लिख सकते हो, बाकी किताबी भाषा है। अब आते हैं रक्त वाहिनी। धमनी और शिरा रक्त कोशिकाओं से जुड़ी होती है। धमनी और शिरा क्या जुड़ी होती है, रक्त कोशिकाओं से जुड़ी होती है, जिसे रक्त वाहिनियां कहते हैं। अच्छा, देखोगे रक्त वाहिनियां, धमनी देखोगे, यहाँ पर अपनी मुट्ठी को थोड़ा बांधोगे और यहाँ पर नस की ओर दिखाई देगा, तो जो हड़ा जो नस होता है वो आपका धमनी होता है। मेन धमनी वही होता है। और शिरा होता है आप लोग का, देखिए एक तरह से भी है, धमनी हो गया। जो मोटा नस है ना, मोटा नस को धमनी, अब पतले नस को शिरा कहते हैं, है ना। मोटे नस को, मोटे भाग को क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। मोटे नस है, देखिए सब मोटा मोटा है, तो इस मोटे वाले चीज को धमनी कहते हैं। और पतला वाला चीज देखिए सब पतला पतला है ना, सब शिरा है। क्लियर हो गया। चलिए, तो लिखा धमनी और शिरा रक्त कोशिकाओं से जुड़ी होती है, जिसे रक्त वाहिनियां कहते हैं। अब आएंगे धमनी के बारे में। देखिए, यह शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, परंतु फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है। धमनियों की दीवार मोटी, लचीली तथा कपाटहीन होती है। देखिए यहाँ का, देखिए तो लचीली है, यहाँ का हड्डी क्या है, लचीली है, मोटी है ना, मोटी है ना। यह तुम्हारा क्या है, धमनी हो गया। शिरा है, यह अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है, परंतु फुफ्फुस शिरा अपवाद है। शिरा की दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होती है। देखिए ये सब नस क्या होता है, पतली होती है ना। यहाँ का नसवा क्या होता है, हाथ जो काटता है, लड़का लड़की काटता है, तो अरे भाई शिरा को मत काटो, ऊपर वाला नस को पूरा कट के चाह के अंदर वाला हड्डिया को, ये हड्डिया वाला काटो ना, जो अंदर का हड्डी है, ये हड्डी है, ये तो झूठो मूठो के गाली तनी से काट लेता, चुआ लेता है सब, है ना। तो क्लियर हो गया। तो मोटे वाले नस को हम लोग धमनी कहते हैं, पतले वाले नस को क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। अब आएंगे कि बीपी के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। यहाँ लिखा हुआ महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाएं में रक्त प्रवाह की द्वारा को बीपी कहते हैं। महाधमनी बताए थे, महाधमनी को एरोटिक वाल्व बताए थे, याद है आप लोग को। बाएं तरफ एरोटिक वाल्व था, इधर की ओर एरोटिक वाल्व बनाए थे, एरोटिक वाल्व। तो वह महाधमनी है ना। तो महाधमनी में कौन कौन से जो आते हैं, वही रक्त प्रवाह की दाब को बीपी कहते हैं। इस यंत्र का नाम क्या है, स्फिग्मोमाइनोमीटर, यानी 120 के रफ्तार से जाता है और 80 के स्पीड से आता है।
क्लियर हो गया। अब तुम कहोगे कि ससुरा 120 के रफ्तार से इतना तेज जाता है तो धीमा क्यों हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे धीमा इसलिए हो जाता है। अच्छा, आप लोग दीवार पर बॉल पटको, कस के दीवार पर बॉल पटकोगे तो उसी के रफ्तार से थोड़ी आएगा, नहीं ना आएगा। तो इसीलिए 120 के रफ्तार से आता है और 80 के रफ्तार से आएगा। अगर ये भी जोर से आएगा तो फट ना जाएगा, इसीलिए 120/80। अब कांची से नापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर एक पटिया यहाँ बांध देता है, प्रेशर देता है कस कर, तो 200 तक प्रेशर देता है। तुम्हारे हाथ को बांध कर उसको प्रेशर देता है, पंप करता है, पूरा पंप करेगा, आपको एकदम दबा जाएगा। दबाने के 120 और धीरे धीरे हवा खोलेगा। देखोगे मशीनवा क्या करेगा, धीरे धीरे स्टेटोस्कोप को धीरे धीरे खोलेगा हवा और देखेगा अगर 120 से कम है, 100 अगर है तो तुम्हारा बीपी क्या है, लो है। जब बीपी तुम्हारा लो है तो हाई करने के लिए है ना एक नुस्खा बता रहे हैं। अगर बीपी लो है मेंटेनेंस करने के लिए है ना, मेंटेनेंस करने के लिए, अभी तो तुम्हारा शादी उदी नहीं हुआ है, अगर शादी उदी हुआ तो अपनी बीवी से थोड़ा सा आप जाके उल्टा सीधा बोलो, कस के झाड़ देगी, बीपी हाई हो जाएगा। अगर बीपी अगर हाई है, इसको लो करने के लिए है ना, मतलब 140 बीपी है, 150 बीपी है तो बीपी हाई हो गया। जब बीपी हाई हो गया तो इसको भी कम करने के लिए क्या कीजिए है ना, किसी मतलब कि अनजान आदमी से कुछ बात कीजिए तो अपना बीपी लो हो जाएगा। इसका दवा वो भी आता है, हम दवा नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो महाधमनी एवं की मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह की दाब को क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं। इस यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। 120 के रफ्तार से आता है और 80 के स्पीड से जाता है, ठीक है। तो यह तो हमारा टोटल टॉपिक हो गया, ठीक है। तो टॉपिक के साथ अब हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे अति लघु तरीके, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इधर आपका क्वेश्चन होगा। तो नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं, तो रक्त परिवहन कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है संवहन ऊतक किसे कहते हैं। देखिए संवहन ऊतक लिख कर आप लोग डैश दीजिएगा। जटिल बहुकोशिकीय पदार्थों में जल खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें संवहन ऊतक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हम लोग का क्या कि चारिनलिका कहाँ पाई जाती है, तो तनों के फ्लोएम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा दे। तो वाष्पोत्सर्जन लिख कर डाल दीजिएगा, टॉपिक वीडियो के पार्ट 1 में है, देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्थानांतरण क्या है, तो स्थानांतरण लिख कर डाल दीजिएगा, ये भी लिखवा दिया गया है, टॉपिक है, वीडियो के पार्ट 1 में आप लोग देखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आता है 6 नंबर कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो लिखिएगा एमिनो अम्ल। अगला क्वेश्चन होगा क्या, क्वेश्चन नंबर 7 कि खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है, तो बताइए आयन के रूप में, क्या बताइएगा, आयन के रूप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है, तो बोलिएगा क्या है, क्योंकि पौधों में पोषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम बताइए, तो प्लाज्मा, WBC, RBC, रक्त पट्टिकाणु वही रक्त को थक्का बनाना, 9 नंबर का आंसर हो गया। 10 नंबर रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम बताइए। तो 3 प्रमुख अवयवों के नाम कौन कौन से हैं दोस्तों, रुधिर, हृदय, रक्तवाहिनी, क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 नंबर आते हैं, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं दोस्तों, तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, तो बताइएगा फेफड़ा, क्या बताइएगा, फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिका में कौन दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होती है, तो 45 से 40, ठीक है, 45 से 40 यानी बहुत कम होती है भी लिख सकते हो। WBC बहुत कम होती है, WBC भी बहुत कम होती है, ठीक है। अगला लिखेंगे क्या, 14 नंबर रक्त लाल क्यों दिखते हैं, तो बताइएगा हीमोग्लोबिन के कारण, क्या बताइएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है मनुष्य में हृदय में 4 कौन कौन से वेश में होते हैं, तो 15 नंबर का बताइएगा दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ठीक है, यही आपका 4 चैम्बर है। अगला शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, तो 16 नंबर के आंसर आप लोग का दोस्तों, 16 नंबर के आंसर देखिए लिखा हुआ है, 16 नंबर के आंसर है ना, महाशिराएं, क्या लिखा हुआ है, महाशिराएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 कि हृदय के बाएं अलिंद छिद्र में
स्थित कपाट का नाम क्या है? तो बताइएगा 17 नंबर का द्विदलीय कपाट, जिसको हम लोग कहते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व। कल लिखवाए थे बाइकॉस्पिड वाल्व, ठीक है, इंग्लिश में। अगला है कि फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम क्या है? तो फुफ्फुस शिरा है। क्या बताइएगा? पुलमुनरी बताइएगा। क्या बताइएगा? पुलमुनरी। अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 कि हृदय के वेशमों का संकुचन क्या कहलाता है? तो बताइएगा सिस्टोल, है ना। क्या लिखेगा? सिस्टोल। 2 भागों में बांटता है। शरीर की ऐसी धमनी का नाम बताइए जिन्हें विऑक्सीजनित रक्त वाहिनी होता है? तो इसका आंसर है फुफ्फुस धमनी। क्या है हुआ? फुफ्फुस धमनी। अगला क्वेश्चन है क्या 21 नंबर कि शरीर की ऐसी शिरा का नाम बताइए जिसमें ऑक्सीजन जनित रक्त वाहिनी होती है? फुफ्फुस शिरा। क्या लिखेगा? फुफ्फुस शिरा। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया कि विभिन्न शिरिकाएं आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती है? तो 22 नंबर के आंसर लिखेगा शिरा का। क्या लिखेगा? शिरा। एक ऐसे एक कोशिकीय पौधे का नाम बताइए जिसमें परिवहन विसरण द्वारा होता है? तो लिखिएगा क्लेमाइडोमोनास लिखिएगा। 23 का आंसर। 24 नंबर पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 24 नंबर का जाइलम ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम ऊतक। संवहन ऊतक में पाए जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नाली को क्या कहते हैं? 25 नंबर के आंसर देखिएगा संवहन बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन बंडल। 26 नंबर जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत्यु होती है? तो जाइलम की कोशिकाएं मृत्यु होती हैं। 27 नंबर क्वेश्चन जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहक ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है? 27 नंबर के लिखेगा चालनी नलिका। 28 नंबर के पौधों में जल खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थों को पौधों के शीर्ष भाग तक पहुंचाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो 28 नंबर के आंसर लिखिएगा स्थानांतरण लिखिएगा। 29 नंबर है रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो लिखिएगा तरल संयोजी ऊतक। अगला है 29 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन वाले दायां और बाएं अलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होते हैं? तो लिखवाया गया था अंतरानिलय भित्ति। अंतरानिलय भित्ति। 31 नंबर है उस शिरा का नाम बताइए जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त का प्रवाह होता है? तो लिखिएगा फुफ्फुस शिरा है, ठीक है। 32 नंबर वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती क्या कहलाती है? तो 32 के लिखिएगा लसिका। रक्त का संचार ज़्यादा दबाव से किस में होता है? धमनी में या शिरा में? तो लिखिएगा धमनी में। 34 नंबर रक्त की माप किस उपकरण से की जाती है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो दोस्तों आप लोग को अति लघु तरीय हो गया दोस्तों। अब लघु देखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों लघु तरीय लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो नया चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन है लघु तरीय का दोस्तों। जीवों में पदार्थों की परिवहन की परिभाषा देते। परिवहन की परिभाषा आप लोग को फर्स्ट ही वीडियो शुरुआत करने से पहले बता दिया गया है। वीडियो के पार्ट 1 में देखिएगा, चाहे प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बन चुका है, ठीक है। पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो जड़ से लेकर पत्तियों तक होता है। कहाँ से होता है? जड़ से लेकर पत्तियों तक। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुँचता है? तो मूल रोम की कोशिकाओं में जल कोशिका रस और प्रसरण दाब के द्वारा होता है। कोशिका रस और प्रसरण दाब के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो बताइएगा दोस्तों, बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए जटिल महत्व है। पौधों के लिए जटिल महत्व है क्योंकि पौधों के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग को यहाँ पर है क्लियर। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए जटिल महत्व है ना, क्योंकि पौधों के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय एक दिशीय और द्विदिशीय स्थानांतरण क्या है? तो याद रखिएगा एक दिशीय और द्विदिशीय आप लोग को लिखवा दिया गया है कि एक दिशीय का मतलब ऊपर की ओर जलना, द्विदिशीय का मतलब ऊपर नीचे दोनों। टॉपिक है वीडियो के पार्ट 1 में देखिएगा, प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, बन चुका है इसका। अगला है कि क्वेश्चन की लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे? तो ऑक्सीजन वाहक है लिखवाए तो ऑक्सीजन का वाहक याद है, तो वीडियो है ना, टॉपिक है वीडियो के पार्ट 1 में आप लोग को लिखवा दिया गया है, प्लेलिस्ट बन चुका है, देख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है श्वेत रक्त कोशिका लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है? तो बोलिएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से भिन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्लाज्मा श्वेत रक्त हीमोग्लोबिन के कारण भिन्न है। क्योंकि प्लाज्मा श्वेत रक्त हीमोग्लोबिन के कारण भिन्न है, ठीक है। इसी से ना प्लेटलेट्स के ही माध्यम से
इसकी संख्या बता दिया गया था। इसका जीवन काल 7 दिन तक होता है प्लाज्मा का। आगे बताते हैं 8 नंबर रक्त पट्टिकाणु क्या है, यानी रक्त को थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना रक्त पट्टिकाणु है ना, टॉपिक है वीडियो के 5 में देख लीजिएगा। धमनी और सीरा में क्या अंतर है, तो देखिए टॉपिक है वीडियो के पार्ट 2 में आप लोग को मिल जाएगा। धमनी और सीरा में, सॉरी वीडियो के 6 में लिखिएगा, वीडियो के पार्ट 6 में। अभी जो इसी में जो भी कर रहे हैं वीडियो टॉपिक ही है तुरंत इसका। आज तो बताया है धमनी और सीरा में, बोर्ड पर ही लिखवाए हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है, तो रक्त के द्विगुण परिवहन का अर्थ हृदय चक्र होता है। क्या होता है, हृदय चक्र। वीडियो के अंत में आपका VBI मिलेगा दोस्तों, ध्यान रहे, ठीक है। आप लोग का ये 10 हो गया टॉपिक, है ना, 10 आपका लघुतरीय हो गया। अब आते हैं दीर्घोत्तरीय, देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों। दीर्घोत्तरीय जाइलम और फ्लोएम में अंतर कह रहा बताने के लिए, तो जाइलम और फ्लोएम में आपको अंतर भी बता दिया गया था बीच में डिवाइडर कर, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो के आप लोग का पार्ट 1 में मिल जाएगा, वीडियो के पार्ट 1 में जाइलम और फ्लोएम में अंतर, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर में वीडियो के पार्ट 1 में मिल जाएगा। अगला आइएगा कि क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि लंबे वृक्षों में पूरी ऊंचाई तक जल कैसे चढ़ता है, तो बताइएगा लंबे वृक्षों में पूरी ऊंचाई तक जल मूल रोम की कोशिकाओं तक चढ़ता है, मूल रोम तक कोशिकाओं तक चढ़ता है। अगला है कि पौधों में खाद्य पदार्थों की परिवहन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, सचित्र करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, है ना, कि मनुष्य में लिखा है ना, मनुष्य में, मनुष्य के रक्त की संरचना, इसका मुख्य कार्य प्लाज्मा और श्वेत रक्त कोशिका है। तो प्लाज्मा का डिफिनेशन और श्वेत रक्त का डिफिनेशन आप लोग लिख दीजिएगा। आप लोग को टॉपिक लिखवा दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बन चुका है, देख लीजिएगा जरूर, सब आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें। तो देखिए, है ना, ये रक्त की हो गया तो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में था यहाँ की फ्लोएम, है ना, फ्लोएम के यहाँ पर डिफिनेशन देना था, पार्ट 1 में देख लिएगा, फ्लोएम की देना था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, मनुष्य हृदय का स्वच्छ नमांगी चित्र कह रहा है बनाने के लिए। तो हृदय के बताए थे, फेफड़ा का चित्र बनाए थे ना, बना दीजिएगा आप लोग। अगला है क्या, क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के हृदय की संरचना बताइए। हृदय की संरचना, तो हृदय की संरचना आज ही लिखवाया गया है, ये वीडियो के 6 में मिलेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। संरचना आज ही बताए हैं, अभी बोर्ड पर लिखे हुए हैं। मनुष्य के हृदय की कार्यविधि, तो कार्यविधि अभी आज ही लिखा गया है दोस्तों, तो आप लोग इसको इग्नोर ना करें, देख लीजिएगा, ठीक है, आज ही पढ़ाया हुआ चीज़ है। तो चलिए अब इसका VBI देखेंगे, लघु अदीर्घ अति लघु दीर्घ का। देखिए छोटू, इस चैप्टर का आप लोग का VBI अति में है 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 19, 26, 29, 33, 34, यही क्वेश्चन आप लोग को याद करना है, ठीक है। लघुतरीय में 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, यही क्वेश्चन आपको याद करना है, ठीक है। दीर्घोत्तरीय में 1, 2, 4, 6, क्लियर हो गया। आप लोग इसका याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैट्रिक में रामबाण का काम आएगा। यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सर लाइक ज़रूर कर दीजिए, है ना, नया चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कमेंट में जो लिखना है लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए दोस्तों 5.2 का जो तीसरा हेडिंग का 5 नंबर था, उसमें थोड़ा सा एक चीज़ मिस्टेक हो गया, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। जैसे इसको हमने घटाया था तब 40 हुआ था, इसको हम लोग घटा दिए थे, यहाँ पर 16 लिख दिए थे, बाकी प्लस का चिन्ह इसको ऐड करना होगा। तो जब ऐड कीजिएगा इसका दोस्तों तो 60 होगा, ठीक है, कटेगा 15 मर्त में। तो जब डी का मान -15 आएगा, जब डी का मान दोस्तों -15 आएगा तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में भर दीजिएगा, तो माइनस में 15 समीकरण 1 में डाल दीजिएगा, समीकरण 1 में। तो एक कौन सा a + d = 38 है, तो उसमें d के जगह पर डाल दीजिए, तो यानी कि माइनस में 15 है, तो अब आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, a = 38 लिखेंगे और माइनस में जो आपको 15 है तो प्लस में 15 चल जाएगा। इसको जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 13, 3, 4, 1, 5, 53 हो जाएगा। जब a का मान 53 हो जाएगा और d का मान 15, तो आगे आप लोग बॉक्स बना लीजिएगा। और एक रह गया 7 नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, जैसे हमने घटाया था तो डी का मान 7 आया था, ठीक है। जब डी का मान 7 आया था तो ए का मान थोड़ा सा गलत हो गया था, तो डी की जगह पर था, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ए बराबर मेरा 38 हुआ, और जैसे इधर हम की ओर किए थे तो -70, यहाँ तक सही था, तो ए बराबर -32 होगा दोस्तों। तो आप लोग वहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। फिर उसमें से आप लोग को बोला था, है ना, कि 31वां पद ज्ञात करने के लिए, तो a + 30d कीजिएगा, जो 31वां बोला था, तो एक जगह पर -32 + 30 × 7 रखिएगा, तो -32 + 210, इसको घटाइएगा तो 178 आएगा, ठीक है। हम प्लस में 32 यहाँ लिख दिए थे,
आप लोग माइनस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद रखते हैं कि आप लोग कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, है ना। और आप लोग जल्द से जल्द क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। ठीक है।